नमस्कार और स्वागत आप सभी का बहुत। आज के इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विरोधी कहते हैं कि वो हर बात में चुनाव देखते हैं। आज मोदी में विरोधियों के इस आरोप का एक बड़ा स्पष्ट और सीधा जवाब दिया। नरेंद्र मोदी आज पूरे जोशो खरोश के साथ एक ऐसे कार्यक्रम में थे जो दूर दूर तक राजनीति से या किसी वोट बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, कम से कम बीजेपी के वोट बैंक से तो नहीं। इस कार्यक्रम को मोदी और उनकी सरकार ने जिस स्तर पर ऑर्गेनाइज किया वो उन पार्टियों ने भी आज तक नहीं किया था जो परंपरागत तौर पर वोट लेती रही हैं। नरेंद्र मोदी ने आज वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में जो बातें कही उसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहादत और शौर्य को याद करने के लिए मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिख गुरुओं के बलिदान को याद करते हुए, अपनी भक्ति का इजहार करते हुए, उस वक्त धर्म के नाम पर जो आतंक मचा, धर्म परिवर्तन के लिए जैसे साहिबजादों की शहादत हुई, धार्मिक कट्टरता, धर्म के नाम पर अत्याचार और इतिहास लिखे जाने में देश की पराक्रम की उपेक्षा, इन सारी बातों को एक साथ समेटा। औरंगजेब का जिक्र भी किया। कौन था औरंगजेब? मुगलों की क्रूरता का जिक्र किया। सिख और हिंदुओं के साझा इतिहास का जिक्र आया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से आज कोई सीधी राजनीतिक बात नहीं की, किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इतना इशारा उन्होंने आज जरूर किया कि वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प इससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, ये किसी पार्टी ने क्यों नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक तो यह कि जब उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए सारे प्रेरणा स्रोत भारत की इसी धरती पर मौजूद हैं, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं, तो इसका इशारा किस ओर है। फिर उन्होंने कहा कि गुरु महाराज के साहिबजादों ने कुर्बानी देना पसंद किया लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। इसमें क्या संदेश छिपा है? मोदी ने कहा कि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को इस तरह लिखा गया कि देश के अंदर हीन भावना पैदा हो, तो इसके निशाने पर कौन है? और उन्होंने यह भी कहा कि हम इस गलती को दुरुस्त भी कर रहे हैं। और उन्होंने फिर औरंगजेब का जिक्र किया और याद दिलाया कि औरंगजेब क्या था, उसने क्या किया था और साहिबजादों की शहादत किस लिए हुई थी। औरंगजेब जिसके नाम पर भारत में एक बड़ा शहर है, आज औरंगजेब की कब्र को मजार का दर्जा है, तो क्या वो एक क्रूर तानाशाह था, एक मजहबी कट्टर आतंकी था? एक बात और जो समझनी जरूरी है कि भारत में राजनीतिक तौर पर अभी कृषि कानूनों को लेकर जो नाराजगी देखने को मिली, किसान आंदोलन चलाया गया, मुख्य तौर पर वो पंजाब के किसानों की मांगें थी जो प्रधानमंत्री ने मानी और वो कानून वापस हुए। तो यह कहा जाता रहा है कि पंजाब प्रधानमंत्री मोदी से नाराज है और नरेंद्र मोदी पंजाब को मनाने की कोशिशें करते आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई और हकीकत है? तो हम शुरुआत करते हैं। आपको उनकी आज के भाषण के कुछ छोटे लेकिन प्रमुख अंश हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले जब वो औरंगजेब का जिक्र करते हैं, साहिबजादों की शहादत का जिक्र करते हैं और देश को बताते हैं, याद दिलाते हैं कि साहिबजादे कुर्बान क्यों हुए थे। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए अपने विरोधियों को घेरा। कहा, जिस देश की विरासत शौर्य और बलिदान की वीर गाथाओं से भरी हुई है, उस देश में इतिहास के नाम पर इतिहासकारों ने जो नैरेटिव गढ़े और जो नैरेटिव पढ़ाए, उससे स्वाभिमान और आत्मविश्वास की जगह देश में हीन भावना क्यों पैदा हुई? भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने यह सवाल उठाया कि देश में वीर बाल दिवस, देश में साहिबजादों की कुर्बानी क्यों हुई? साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे फतेह सिंह, उनकी जान क्यों ली गई? यह देश को क्यों नहीं बताया गया? और यह भी कहा कि भावी पीढ़ी को, देश के नौजवानों को अपनी प्रेरणा के लिए सब कुछ इसी धरती पर मिलेगा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। और आइए अब शुरू करते हैं हमारे मेहमानों के साथ कुरुक्षेत्र की बातचीत। जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जयवीर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ चरण सिंह साफरा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर और प्रवक्ता। साफरा साहब, स्वागत है आपका। प्रीतपाल सिंह बालीवाल जी हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में है। प्रीतपाल जी का स्वागत है। कलीम उल हफीज साहब AIMIM से हमारे साथ हैं। कलीम साहब, स्वागत है। और संगीत रागी जी, प्रोफेसर हैं राजनीतिक शास्त्र के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। संगीत जी, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहते हैं जयवीर शेरगिल जी के साथ। जैसा हमने जयवीर जी कहा, आज का दिन जो था वो शीश नवाने का दिन था, साहिबजादों को याद करने का दिन था, उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन था। प्रधानमंत्री ने वही किया, गुरुओं की भक्ति भी उसमें दिखाई दी। लेकिन साथ साथ जो बातें उन्होंने कही हैं उसके संदेश बड़े क्लियर हैं। तो मैं आपसे यही सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने ये याद दिलाया देश को कि साहिबजादे क्यों कुर्बान हुए थे, जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें शौर्य की गाथाएं, बलिदान की गाथाएं क्यों नहीं हमें बताई गई, क्यों हमें ऐसी बातें पढ़ाई गई जानबूझकर नैरेटिव गढ़ के, जिससे हमारे अंदर हीन भावना पैदा हो, तो किसकी ओर उनका इशारा था? सौरभ जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए, और सभी पैनलिस्ट को सत श्री अकाल। हमारे 10वें गुरु, सोडियों के सोडी, पातशाहों के पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, देश बाबर मोहे शुभ कर्मन तो कभो ना डरूं, अच्छा काम करने से पहले मैं कभी ना डरूं। इन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बहुत शुभ कार्य किया है, जहां से मुझे लगता है चरण सिंह साफरा जी भी हों जो मेरे भाई हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, राजनीति से ऊपर उठ के पहले हमें आज उनका ऋणी होना चाहिए कि एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा बलिदान जिसे हम याद तो हमेशा करते आए पर कभी एक देश के रूप में कभी हमने नमन नहीं किया, आज उस वीर बाल दिवस की स्थापना हुई है। तो प्रश्न तो लाजिब है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, आज सिर्फ एक ये वीर बाल दिवस नहीं, कई और ऐसे कार्य हैं जिन्होंने साबित करता है माननीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब, पंजाबियत, सिख और सिक्खी से जो रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। तीसरी और अहम बात, देखिए आपने प्रश्न बहुत, आज देश के युवा को, मैं भी पंजाब से हूं, पंजाब में पढ़ा हूं, मेरी पैदाइश पंजाब में, दो विचारधाराओं में जो अंतर है उससे जागरूक होना बहुत जरूरी। पहली जो इंसाफ की जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, जो साहिबजादों की लड़ाई हुई औरंगजेब के खिलाफ, जो सच की जुल्म के खिलाफ लड़ाई है,
जो धर्म के हक की लड़ाई, जो बाकी धर्मों के खिलाफ जुल्म कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ाई है। एक तरफ गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जिन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों पे चलते हुए अपना जान गंवा दी, जी। दूसरी तरफ औरंगजेब की विचारधारा जिन्होंने अपने ही पिता को जेल में डाल दिया। एक तरफ अजीत सिंह साहिबजादे, जुझार सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह साहिबजादे, दूसरी तरफ औरंगजेब की विचारधारा जिन्होंने अपने ही भाई दारू शेखों का सर कलम कर दिया और उन्हें ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये नफरत और प्रेम की विचारधारा, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ विचारधारा, जी। ये इस देश के युवा का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल आपने जयवीर जी यहीं से बनता है आपके लिए, आप इस सवाल मेरा ले लें। आपने जो दो विचारधाराएं बताई, साहिबजादों की कुर्बानी की, उनके शौर्य की जो विचारधारा है, उसको सिक्खी के जरिए, सिखिज्म के जरिए, वैसे तो पूरे देश में उनकी कुर्बानियों को याद करके वो तो विचारधारा बढ़ रही है आगे, लेकिन ये औरंगजेब की विचारधारा के झंडा बरदार कौन है? क्यों प्रधानमंत्री ने आज औरंगजेब का नाम लिया? देखिए, आज जो औरंगजेब की जो विचारधारा है, आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा राजनीति का दिन नहीं है, फिर भी हम कह देते हैं कि आज जो भी लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की ओर चल रहे हैं, जो भी लोग सिखों का सम्मान करने की बजाय सिखों का अपमान करते आ रहे हैं, जो लोग सिखों का जो नरसंहार हुआ और उनमें जो आरोपी शामिल थे उनको दंड दिलाने की बजाय, उनसे दूरी बनाने की बजाय उनकी ताजपोशी करते आ रहे हैं, जी। ये दो अलग विचारधाराएं हैं जो आज भी देश के अंदर चल रही हैं। ठीक है। और ये इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए, मैं आज राजनीति में एक आपको 2-3 उदाहरण अभी दे देता हूं। एक तरफ सिखों के लिए आपने, सौरभ जी, शो बहुत अच्छे एक शब्द से शुरू किया था, पहली बार। आज हुआ है वीर बाल दिवस। सिर्फ मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ताकि डिबेट का जो फोकस है वो सेट हो जाए। पहली बार, ये तो पहली बार ही हुआ। सचखंड हरमंदिर साहिब जी को FCRA रजिस्ट्रेशन की जो परमिशन दी गई, ये पहली बार हुआ। गुरु के लंगर पे टैक्स नहीं लगा 2018 में, कोई चुनाव नहीं था माननीय प्रधानमंत्री के चलते। ये पहली बार हुआ कि उसके बाद बजट में, चाहे 2014 का हो, 17-18 को, 22-23 में, ठीक है जयवीर जी। 1984 के दंगे से पहली बार। और दूसरी तरफ आज हमारे भाजपा वीर बाल दिवस पे साहिबजादों को नमन और प्रणाम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या और हो, वो जगदीश टाइटलर को प्रणाम कर रहे हैं। ये अच्छा, अंतर ठीक है है। दोनों विचारधाराओं। अच्छा, ठीक। तो मेरे ख्याल से सापरा साहब जवाब आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले सापरा साहब, दो विचारधाराओं की व्याख्या आपके सामने जयवीर शेरगिल जी ने की है। तो वही सवाल है, साहिबजादों की विचारधारा को कौन आगे लेकर के जा रहा है और औरंगजेब की विचारधारा को कौन बढ़ा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साहिबजादों का इतिहास या 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास जो है, उससे किसी ने भी आज तक कोई तोड़ मरोड़ करी नहीं है। और इतिहास जैसा है वैसा पढ़ाया भी जा रहा है और वैसा ही दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने वीर बाल दिवस की कही, मैं आपके शो पर आपके दर्शकों को ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जयवीर शेरगिल ने ठीक कहा। उन्होंने अनेक सारी बातें, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सिखों के लिए क्या क्या किया, वो उन्होंने बातें गिनाई। लेकिन उसका फायदा पिछले अगर 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो उसमें उनको कोई फायदा नहीं हुआ। वो चाहे पंजाब के चुनाव जो फरवरी में हुए, या फिर अभी जो MCD के चुनाव हुए, या हिमाचल के चुनाव हुए, हिमाचल में भी अच्छी मात्रा में सिख हैं। तो इससे नजर आता है कि सिखों की वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं जा रही है। ठीक है। अब क्यों नहीं जा रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं। पहले मैं एक चीज आपसे यही क्लियर कर लूं, मैं सापरा साहब एक चीज यही क्लियर कर लूं। आप ये मानते हैं कि इस किस्म का आयोजन करना, वो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर, गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर, वो उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए। अभी लाल किले में पीछे आयोजन हुआ था गुरु तेग बहादुर जी महाराज के सम्मान में। तो ये सारी बातें आपको लगता है ये सरकार और प्रधानमंत्री केवल वोट के लिए करते हैं, राजनीति के लिए करते हैं? नहीं, देखिए, सरकारें, मैं ये नहीं कहता हूं वोट के लिए, राजनीति के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें करती आई हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार, 300 साल गुरता गद्दी के मनाए गए थे नांदेड़ में। आपको पता होगा, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 900 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते करीबन 2000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ और एक बहुत अच्छा समागम पूरे देश के अंदर, नांदेड़ के अंदर गुरता गद्दी का यूपीए की सरकार के दौरान हुआ है। लेकिन मैं उसके आगे जाना चाह रहा हूं कि वीर बाल दिवस जिसका आप आज जिक्र कर रहे हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस नाम का, वीर बाल दिवस का समर्थन
हमारी जो सिख संस्थाएं हैं उन्होंने नहीं किया है। एसजीपीसी हो या अकाल तख्त हो या और जो कट्टरपंथी हमारी संस्थाएं हैं पंजाब की, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि हम अपने गुरुओं को, चाहे वो यंग है चाहे वो बुजुर्ग है, हम उनको बाबा कहते हैं। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह। हम वीर बाल जुझार सिंह नहीं कहते, वीर बाल अजीत सिंह नहीं कहते, हम उनको बाबा कहते हैं, क्योंकि वो चाहे बाल अवस्था में थे लेकिन उनका जो कार्य है वो इतना बड़ा कार्य था कि एक बुजुर्ग आदमी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। उनकी जो बहादुरी थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा अगर आप आज शो कर रहे हैं तो, ऐसा इतिहास बताइए कोई बुजुर्ग आदमी या बड़ा आदमी भी कोई ऐसा हिम्मत रख सकता है कि एक 9 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा वजीर खान को कह दे कि मेरे दादा ने भी शहादत दी है और हम भी शहादत देने के लिए सापरा साहब, ये बात आपकी ठीक है कि अगर एसजीपीसी का उदाहरण लें, एसजीपीसी ने ये सुझाव दिया था कि आज के दिवस को साहिबजादे शहादत दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। मैं तो आपकी बात आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई, इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के लोगों ने ये कहा कि नहीं वीर बाल दिवस मनना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसको किससे जोड़ रहा हूं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, कि पंजाब के अंदर या एमसीडी के अंदर या हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिख वोट इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसमें यह फर्क रह जाता है, अंतर रह जाता है, क्योंकि हम बाबा जुझार सिंह चाहते हैं, हम बाबा अजीत सिंह चाहते हैं, हम बाबा फतेह सिंह चाहते हैं, ये वीर फतेह सिंह चाहते हैं। तो ये जो वीर शब्द है ना, पंजाब की या सिखों के दिल की बात जो है वो ये सरकार नहीं पढ़ पा रही है, इसलिए आप कह रहे हैं कि जो मर्जी करें इनको वोट नहीं मिलता। जी सापरा साहब, हो गया मेरे ख्याल में, मैं आपकी बात आगे पूरा कर लूं तो आपको अच्छी तरह से नहीं आपको पूरी बात समझ में आएगी। 10 सेकंड और दे दीजिए जी। ये जो है ना, ये आरएसएस की थ्योरी है जो ये चलाना चाह रहे हैं। इनकी एक संस्था और भी है, राष्ट्रीय सिख संगत, जिसको आरएसएस ही कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सिख संगत और आरएसएस का मिला जुला ये कार्यक्रम है कि किस तरह से विचारधारा को एक को लेकर के हमको सिखों की वोट तक जाना है, सिखों की वोट लेनी है, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है। करना चाहे, अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ये सब कुछ राजनीति के लिए करते हैं, तो आपने इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने तो शुरुआत में आपसे यही स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या ये सारे कार्यक्रम राजनीति और वोट के लिए किए जाते हैं। आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सरकारें कार्यक्रम करती रहती हैं। बहरहाल मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में लाना चाहता हूं। कलीम साहब के पास मैं आऊं, उससे एक जरा, क्योंकि यहां इतिहास की चर्चा हुई अभी, और कहा अभी सापरा साहब ने कि सिखों के गौरवशाली इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो जैसा इतिहास में दर्ज था वही दर्ज भी हुआ है। रागी साहब, फिर प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि वो इतिहास गढ़ा गया, पढ़ाया गया जिससे हीन भावना पैदा हो? देखिए सौरभ जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हम यही गुरुद्वारा शीशगंज जाते हैं, कितने लोगों को ये बताया जाता है कि गुरु के 2 पुत्रों को दीवार से चुन दिया गया था, किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई थी। यह मुग़ल सल्तनत के, जब मुग़ल शासन था इस देश में, तभी हुआ था, और इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म त्याग कर इस्लाम कबूलने से मना कर दिया गया था। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इतिहास का डिस्टॉर्शन जो है वो आज़ादी के पश्चात किस तरह से किया गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत जो है, मध्यकालीन भारत जो है वो गुलाम था, मुग़ल सल्तनत का ही मतलब पूरा भारत था। तो इतिहास का डिस्टॉर्शन तो हुआ है। वो औरंगजेब के कुकृत्यों को नहीं पढ़ाते हैं, बाबर के दुष्कर्मों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, अकबर ने कितने हिंदुओं की हत्याएं कराई इसके बारे में वो जानकारी नहीं देते हैं। और ये इसलिए नहीं देते हैं कि बात बहुत साफ है, यदि मुग़ल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का वो राक्षसी स्वरूप यदि आज के दिन में आज की पीढ़ी पढ़ेगी तो उनको धुतकारेगी, धिक्कार करेगी। और आज का मुस्लिम समाज जो बाबर, औरंगजेब और बड़े बड़े सुल्तानों में जो अपना प्रेरणा पुरुष देखते हैं, उनकी राजनीति को अच्छा नहीं लगेगा, उनकी राजनीति के लायक ये नहीं बन पाएगा जी। इसीलिए इतिहास के अंदर हिंदुओं पर कितने जुल्म हुए
किस प्रकार से उनके गुरुओं को अपमान किया गया, किस प्रकार से उनके मंदिर तोड़े गए, गुरुद्वारे तोड़े गए, कैसे उनका धर्मांतरण किया गया, इस प्रकार के, और हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। द वंडर्स दैट इंडिया वाज, ये कोई अंदर का लेखक नहीं लिख रहा है, ये बाहर का लेखक लिख रहा है। ठीक है। विल ड्यूरेंट जब कहते हैं भारत की सभ्यता में, तो कहते हैं कि दिस इज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ये पलना है विश्व का। और ऐसी सभ्यता को नकारात्मक दृष्टि से दिखाने वाले 3 ही अपराधी हैं, वामपंथी, इस्लामिस्ट, अलीगढ़ हिस्टोरियंस, वामपंथी और कांग्रेसी। ठीक है, इन ठीक है रागी साहब, ब्रेक पर जाने से आजादी पहले के इस बात का पश्चात जवाब जरूर इंडिया लेते हुए जाना चाहता हूं मैं, मुझे आपको रोक रहा हूं भारत बीच की में। जो मैं गौरव गाथा है, करीम साहब के उसको पास कभी आपकी बात ऊपर ले जा रहा हूं नहीं मैं। किया। आपने कहा मुगलों के आतंक को दर्ज नहीं किया गया इतिहास में, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। आज प्रधानमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किए मुगल काल के लिए, औरंगजेब के लिए, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए मुगल सल्तनत की धार्मिक कट्टरता, आतंक की पराकाष्ठा, औरंगजेब का आतंक। ये वो बातें हैं जो साहिबजादों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, और ये वो इतिहास है जो नहीं बताया जाता। कलीम साहब देखिए, बस देखिए इसमें पहली बात तो ये संगीत जी, मुझे ब्रेक लेना था, अब मैं इनकी बात को थोड़ा ब्रेक पे 2018 जाऊंगा, आप उसके बाद में यही नरेंद्र मोदी हैं। हमारे सामने मौजूद है। ठीक है कलीम जी। देखिए रागी साहब, जरा मुझे बोलने दीजिए। यही नरेंद्र मोदी हैं, 2018 में ये रंगून जाते हैं और औरंगजेब के परपोते बहादुर शाह जफर के कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। यही सावरकर हैं जो 1857 की क्रांति को महान क्रांति लिखते हैं, और वो कहते हैं कि वो एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंकने की नींव रखी। यानी यही जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट में, जब कांग्रेस बीजेपी को घेरा और ये कहा कि तुम आज़ादी के खिलाफ थे, तुम अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, तुम इस देश की आज़ादी के खिलाफ तुमने सारे काम किए, तो यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो पार्लियामेंट में कहते हैं कि 1857 की क्रांति में हम साथ थे। यानी वो मुगलों की जो गौरव गाथा जहां उन्होंने लीड किया हिंदुस्तान की आज़ादी को, उसको साथ देते हैं। अब आइए इतिहास के पन्नों में, मैं डॉक्टर राम पुनियानी को कोट कर रहा हूं। वो बताते हैं कि जो असल झगड़ा शुरू हुआ सिखों का, वो काशी के हिंदू राजाओं से शुरू हुआ। चूंकि उस टाइम पे मुगल सल्तनत थी, मुगल सल्तनत ने उसमें बीच में इन्वॉल्व हुई, और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते मुगल सल्तनत भी शामिल हुई। और आखिर में जब गुरु गोविंद सिंह जी वहां के राजा थे, तो उन्हें पहाड़ के जो हिंदू राजा थे वो परेशान कर रहे थे जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लेटर लिखा औरंगजेब को। औरंगजेब जो थे वो दक्षिण में बिजी थे जब तक, और उन्होंने अपने लाहौर के गवर्नर को कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी का ख्याल रखिए। जब तक वो वापस आते उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद शामिल हुई। और आखिर में जब गुरु गोविंद सिंह जी वहां के राजा थे, तो उन्हें पहाड़ के जो हिंदू राजा थे वो परेशान कर रहे थे जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लेटर लिखा औरंगजेब को। औरंगजेब जो थे वो दक्षिण में बिजी थे जब तक, और उन्होंने अपने लाहौर के गवर्नर को कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी का ख्याल रखिए। जब तक वो वापस आते उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के एक बेटे थे बहादुर शाह, ये बहादुर शाह जफर नहीं, उनसे पहले वाले बहादुर शाह, उन बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह साहब का समझौता हुआ। तो सवाल ये है कि औरंगजेब का और गुरु साहब का कोई झगड़ा नहीं था, आप ये कह रहे हैं। औरंगजेब का और सिखों का कोई झगड़ा नहीं था। हिंदू और मुस्लिम सिखों को लड़ाई कहना ये बिल्कुल गलत है सर। ये तो इतिहास का ही हिस्सा है। अब आपने भी पता नहीं क्यों दो ही बातें बताई हैं। आज तो सीधी सीधी बात, हम वीर बाल दिवस की बात कर रहे हैं, तो हम साहिबजादों को याद कर रहे हैं, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को याद कर रहे हैं। उनकी हत्याएं किस लिए की गई थी? जी हाँ। और किसने की थी? नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी जब जिंदा थे उस टाइम पे औरंगजेब की डेथ हो गई है। मैं बात कर रहा हूं उनके साहिबजादों की। गुरु गोविंद सिंह, हाँ, तो मैं उससे पहले तो उनकी उसकी डेथ हो गई औरंगजेब की। दूसरी बात, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या साबित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक भूल है। क्या इतिहास को प्रधानमंत्री आज बदल देंगे? क्या अगर इतिहास में किसी ने कोई गलती की होगी तो वो उनका निशाना किसी समाज की तरफ है? क्या वो समाज, वो दूसरा समाज को क्या बदला लेगा या उसका पश्चाताप करेगा? चलिए, अच्छा ठीक है। आज वीर बाल दिवस है। आज प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में आज का दिन, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों साहिबजादे उनकी शहीदी के दिवस के तौर पर याद किया जाएगा, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई बातें कही कि इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एक नैरेटिव गढ़ा गया, इसमें हमको हीन भावना पैदा हो, ऐसा इतिहास पढ़ाया गया। फिर वही सवाल ही पूछ रहे हैं कि साहिबजादों को याद करने के लिए ये दिवस इससे पहले किसी ने सोचा क्यों नहीं कि ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए, और बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं।
ब्रेक से पहले कलीम साहब ने रागी जी की बातों का जवाब दिया, प्रधानमंत्री के इतिहास की जो जिक्र उन्होंने किया उसका जवाब दिया कि इतिहास तो जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है। अब वो कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं, और इतिहास में वो उनको ये भी लगता है कि औरंगजेब के साथ औरंगजेब का नाम लेकर के आज प्रधानमंत्री ने जो जो बातें कही हैं कि वो आतंक का पर्याय था, धार्मिक कट्टरता का पर्याय था, इससे भी वो जो है इत्तेफाक नहीं रखते। प्रीतपाल जी आपको उत्तर देना चाह रहे थे उस वक्त। प्रीतपाल जी। देखिए सौरभ भाई, पहले तो आज जो हमारे साहिबजादे हैं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, उनके नाम पर जो ये वीर बाल दिवस की जो मोदी जी ने घोषणा की थी और पहला दिवस आज मनाया गया, उसका सारा सिख समाज ही उनका धन्यवाद करना चाहता है। ये पहले नहीं मनाया गया, ये सच्ची बात है। जो साहिबजादों की शहादत है, चाहे वो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जो चमकौर साहिब में शहीद हुए, और जो हमारे छोटे साहिबजादे जिन्हें कहा जाता है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जो फतेहगढ़ साहब जो सरहद थी वहां पे शहीद हुए, जो हमारे धर्म के लिए जो सारी चीजें बयान की, वो आज मोदी जी ने बताया। ये जुल्म की दास्तान जो कुलमिल भाई बैठे हैं यहाँ पे वो बता रहे हैं, ये बात तो गुरु नानक पातशाह ने शुरू कर दी थी। बाबर को जाबर हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, उसमें बयान करता है कि जो बाबर था उसने जबर तभी से शुरू कर दिए थे। उस पे बाद गुरु अर्जन देव की शहादत आती है, जो तख्ती तवी पे हमारे गुरु साहब को बैठाया गया, तब जहांगीर का राज्य था। उसके बाद औरंगजेब की बात आती है, जब गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी तो वो तब ऑर्डर किसके थे? औरंगजेब के थे। जो सीसगंज साहब आज बना हुआ है तो वो धर्म की रक्षा के लिए, हिंद की चादर के लिए, तब गुरु तेग बहादुर से वो जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनका धर्म अंतरण करना चाहते थे, धर्म तब्दील कराना चाहते थे, उसे रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी। ये इतिहास है और ये सच है और सब लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को, इससे कोई नामुमकिन नहीं। उसके बाद औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जो सारी बातें हुई, उन्होंने कहा किला छोड़ दीजिए, उसके बाद सारी जंगें चली, उसके बाद उनके बड़े साहबजादे और छोटे साहबजादों के साथ जो हुआ है वो सारी आ गई। इन्होंने बता दिया कि जरादारा अपना क्या कहते हैं बहादुर शाह था, वो गुरु साहब के पास नंदेड़ गया था, ये कहने कि मेरे पिताजी से गलतियां हुई हैं, आप मेरा साथ दीजिए, मेरे भाई ने मुझे वहां से तख्त से हटा दिया, तब गुरु गोविंद सिंह जी की शरण में गए थे। ये गलत बात ना बयान मत कीजिए। जो इतिहास है वो इतिहास ही रहेगा, और जो दुष्टता तब हुई है वो हुई है। हमारा कोई मुस्लिम धर्म या बाकी चीजों के साथ नहीं है, बट जो हमारे गुरुओं के साथ बीती है वो लोगों को आज पता लग रहा है। प्रीतपाल जी, अब इस पर कलीम साहब का सवाल ये था, मैं जयवीर जी के पास वो सवाल ले जा रहा हूं। ये उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री आज इन बातों को याद दिला करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर कोई एक समाज है जो इन जुल्मों को करने वालों का वो उसके पुरखे हैं, और क्या कोई बदला लेना है? देखिए सौरभ जी, ये जयवीर जी, प्रीतपाल जी जयवीर जी बोल रहे हैं। सौरभ जी, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, दोनों की बातों का उत्तर दूंगा, चरण सिंह सापरा भाई और जो AMIM के हैं। पहले तो आज सापरा साहब ने खुद ही अपने बयान से, ओपनिंग रिमार्क से साबित कर लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ धर्म को राजनीति के तराजू में तोलती है। पूछ के आपको फायदा क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री का सिख समाज के साथ लगाव, सिख समाज के और जो सिख आस्था का सम्मान किसी राजनीतिक तराजू में मत तोलिए, क्योंकि जब पहली बार मैंने जैसे कहा लंगर पे किसी प्रकार का कर हटाया, हमने उसको वोट के तराजू में नहीं तोला। जब हमने 312 ब्लैकलिस्ट सिखों को, जिनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जो अपने परिवारों से अमेरिका और कनाडा से हिंदुस्तान में आके नहीं मिल सकते थे, उनको हटाया, हमने तराजू में नहीं तोला। जब हमने फतेहगढ़ साहब, अकाल तख्त साहब को कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट शुरू किया, हमने किसी तराजू में नहीं तोला। जब आज करतारपुर कॉरिडोर में 120 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है, तब हमने उसको किसी तराजू में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं तोला। तो पहले तो आज ये साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं की थी, धर्म की हक की लड़ाई, धर्म का सुधार, धर्म के साथ खड़े होना माननीय प्रधानमंत्री का जो एक कर्तव्य है, सिर्फ वो निभा रहे हैं। ये हार जीत में तोलते अब कलीम साहब की बात पे भी जवाब दे दीजिए। आज एक मिनट पर हाँ, इनको वो राजनीति मुबारक कि जब जो लोग 1984 के दंगों में आरोपी थे उनकी ताजपोशी करती है, वो व्यक्ति जो कहता है 1984 के दंगों में जो श्री राहुल गांधी के प्रिय हैं, हुआ तो हुआ, उनको
कहता है तो उन लोगों का हम बहिष्कार करते हैं और उन लोगों के खिलाफ जयवीर जी, हैं। कांग्रेस के लिए दूसरी जवाब बात- आ गया आपका। अब जरा कलीम साहब की बात की बातें बता करके प्रधानमंत्री क्यों क्या इशारा कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? एक मिनट, इशारा क्यों ना कीजिए आप अभी पे आप पे शो पे साबित करे देता हूं। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं एएमआईएम से, ये आपके शो पे बोले कि औरंगजेब जालिम था, औरंगजेब जल्लाद था, ये बोल के दिखाएं। क्यों ना बोलें? माता गुजरी के साथ जो हुआ, जो बीबी शरण कौर जो 32 सिखों की जब चिता जला रही थी, मुगल ताकतों ने आके उनका अपहरण या उनसे जाति करने की कोशिश की, वो बीबी शरण कौर को उन्हीं की चिता में जला दिया गया। उसकी बात क्यों ना करें? क्यों ना वो याद कराए कि हाँ, ये विचारधारा है जो एक औरंगजेब को हीरो मानती है, दूसरी औरंगजेब को जो मानवता का जो है दुश्मन मानती है। उसमें हम युवाओं को अंतर पता होना चाहिए। मैं जरा जवाब ले लेता हूं, फिर टाइम चला जाता है। एक मिनट, पहले कलीम साहब ही जवाब दे दें, फिर सापरा साहब आप उत्तर दीजिएगा। कलीम साहब बोलिए, उन्होंने कहा कि क्यों जल्लाद ना माना जाए औरंगजेब को। आपकी पार्टी के नेता तो जाकर के उसकी कब्र पर दुआ पढ़ते हैं। नहीं, औरंगजेब जल्लाद हैं। जब हमारे जवाब ले रहा हूं, शेरगिल जी जवाब दे रहे हैं, वो एक बार सुने। उन्होंने जो कहा कि उस टाइम बहादुर शाह जो थे वो हिंदुस्तान के सल्तनत के राजा थे, और वो नांदेड़ जाके, मैं इनकी बात ही मान लेता हूं कि हिंदुस्तान का बड़ा राजा एक छोटे राजा की शरण में चला गया, मैंने मान लिया, लेकिन वो 5 साल तक राजा रहे हिंदुस्तान के बहादुर शाह, और उन्होंने अगर समझौता कर लिया, इसका मतलब आपस में कहीं ना कहीं को मनमुटाव खत्म हो गया होगा। कोई ना कोई समझौता या शरण तभी होती है जब एक पार्टी। कलीम साहब, बात अब औरंगजेब की हो रही है, आप जरा बहादुर शाह से थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मैं बात आता हूं अब औरंगजेब पे। मैं देता हूं शेरगिल जी का जवाब। ये अपने पिता को जेल में डाल दिया। ये पूछिए जो आइडियोलॉग हैं। शेरगिल साहब एक मिनट सुन लें, अब वो आपकी बात का जवाब देने पे आए, एक मिनट सुन लें। बाद में बोल लेना, आप अपना जवाब दे लेना, पहले मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए, इनके जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो आइडियोलॉग हैं, वीर, जिनको ये वीर भी कहते हैं, सावरकर जी क्यों लिख रहे हैं उसको महान स्वतंत्रता सेनानी औरंगजेब के पोते को? और क्यों मोदी जी 2018 में औरंगजेब के पोते बहादुर शाह जफर की कब्र पे फूल चढ़ाने जाते हैं? ये कौन सी विचारधारा को मान रहे हैं आरएसएस और बीजेपी? जब कांग्रेस इन्हें घेरती है कि तुम अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और इस आजादी को भी तुम किराए की आजादी कहते थे, तब इन्होंने शरण ली और मुगलों के पीछे। अब ये हमें टारगेट करते हैं। सच्चाई ये है कि इनका अपना कोई करैक्टर नहीं है। ये आज भी जो नहीं, कलीम साहब देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। देश, एक सेकंड मेरी बात सुन लें आप। देश का नायक या देश का हीरो देश की प्रजा के लिए वो तो क्लियर होना चाहिए ना कि भाई ये मेरा आइडल है, ये इसने जुल्म किया हमारे ऊपर इतिहास में। ये तो इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, सब एक ही पढ़ रहे हैं ना। तो औरंगजेब को लेकर के भी बात एक ही होनी चाहिए। या तो औरंगजेब जालिम था, वो जबर करता था, जुल्म करता था, उसने लोगों के सर इसलिए काटे साहिबजादों को, उसने दीवार में इसलिए चुनवा दिया क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसने गुरु तेग बहादुर साहब का शीश इसलिए काटा क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का धर्म मत बदलो, मेरा बदल के दिखा दो, और उन्होंने नहीं बदला। तो ऐसे औरंगजेब को क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, ये राजाओं की लड़ाई है, ये धार्मिक लड़ाई नहीं है। इसको गलत तरीके से आप लोग पेश कर रहे हैं, आज भी गलत तरीके से पेश कर रहा है ये जो सत्ता में। तो मतलब, अरे चलिए, अच्छा, तो औरंगजेब हीरो है देश का? क्या औरंगजेब देश के किसी भी तबके का हीरो है? चले मैं क्लियर, एक सेकंड, बस एक सेकंड, इसका जवाब ठीक है। रागी जी हमारे बीच में प्रोफेसर है, वो दे देंगे। एक मिनट, क्या औरंगजेब हीरो है? पूछिए ना, आपने कब्र औरंगजेब हीरो है या नहीं है आपके लिए? औरंगजेब हीरो है? औरंगजेब की औलाद की कब्र पे फूल। कलीम साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या औरंगजेब आपके लिए नायक है? क्या औरंगजेब नायक है, हीरो है? किससे? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। नहीं, औरंगजेब एक इतिहास में भारत का कामयाब राजा है। उसके जमाने में 25% दुनिया की जीडीपी इंडिया की थी। मैं ये मान रहा हूं कि आप कहना चाहते हैं वो हीरो, क्योंकि आप तारीफें कर रहे हो। नायक और खलनायक की बात नहीं है, याद रहेगा। अच्छा कलीम साहब, हो गया, मैंने आपकी बात सुन ली। एक मिनट, आपने कहा इतिहास का एक कामयाब राजा, ओके, मतलब भारत के लिए वो अच्छा था, कामयाब था, भारत के लिए अच्छा था, कामयाब राजा है, ओके। इसके अलावा उसकी और कोई पहचान नहीं है, और उसने धर्म के नाम पर कोई जुल्म नहीं किया, राजाओं की लड़ाई करता है। उसकी पहचान है, उसने सबसे बड़ा, उसका राज्य, जवाब एक मिनट सर, अखंड भारत उसी के टाइम पे था, सबसे बड़ा भारत उसी के टाइम पे था। और हिंदू राजाओं की संख्या। संगीत रागी, आप सुन लें एक मिनट, सुन लें एक मिनट, संगीत रागी जी की आवाज आए एक बार, बोलिए रागी जी, बोलिए। पीतपाली सौरभ जी बोले, यदि कलीमुद्दीन हफीज साहब कुकर्मी निकल जाए
यदि हफीज साहब, कलीमुद्दीन हफीज साहब के कुकर्मी निकल जाएं तो उनके बच्चे जो अच्छा काम करेंगे उनको हम थोड़े अभिशप्त करेंगे। तो बहादुर साहब एक मिनट प्लीज मैं तो एक प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दे। दूसरी बात, औरंगजेब का शासन कोई अखंड भारत का शासन नहीं था सर, माफ कीजिए, बीजापुर और गोलकुंडा से ज्यादा नीचे वो गया नहीं। और जब भी वो जाता था उधर से लौट करके आता था, सारे राजा जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। मराठे भी उनके कब्जे में नहीं थे, इसलिए आप अखंड भारत राजा की बात। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात जो आपने कही थी, देखिए यदि राजाओं का सिर्फ संघर्ष होता तो अरे मंदिरों का क्या अपराध था, मंदिर में मूर्तियों का क्या अपराध था। उत्तर भारत के जितने मंदिर थे सारे इन राक्षसी इस्लामिस्टों ने तोड़ा। और मैं ये जानबूझ करके कह रहा हूं, ये इस्लामिस्ट थे, ये अंधभक्त इस्लामिस्ट थे, ये अरब का असभ्य जंगली और एक मलेच्छ इस्लामिस्ट राजाओं का शासन था, जिसमें संस्कार और सभ्यता के कोई आचरण नहीं थे। वो अयास थे। चलिए अच्छा ठीक है, मेरे पास केवल 2-3 मिनट का समय बाकी है। रागी जी शॉर्ट में आप उत्तर दीजिए इस बात का, जो बातें आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये बात क्यों याद दिलाई कि ये याद रखें कि साहिबजादे क्यों शहीद हुए थे? आज हमें ये याद क्यों रखना है? हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जब जब हम उन्हें याद करेंगे तो वो हमको प्रेरणा देते रहेंगे कि इन इस्लामिस्टों से हमको कैसे हमारे पुरखों ने हमें बचाया था, हमारे जनेऊ कैसे बचाए थे, हमारे मंदिर कैसे बचाए थे। और इसलिए आज भी ये इस्लामिस्ट वही चाहते हैं इस देश में। आपने देखा ना कितनी बेशर्मी से इन्होंने कह दिया वो महान राजा था। चले ठीक, शर्म तो करो कलीम साहब, कम से कम हिंदुओं की संवेदना को तो ध्यान में रखो। ये तुम्हारा काशी का मंदिर तोड़ा हुआ उस राक्षसी इस्लामिस्ट ने, जो मथुरा का मंदिर तोड़ा, उस राक्षसी मैंने नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि इस्लामिस्ट से, कट्टरवादी इस्लाम को मानने वालों से हमको बचाया था गुरु साहब ने, उनके साहिबजादों ने बचाया था, ये याद रखें। और वो आज भी, वैसे लोग आज भी हैं। धर्मांध इस्लामिस्ट था। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। रागी साहब उसी धार्मिक अंधता के प्रतीक हैं। रागी साहब उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। और चलिए लास्ट कमेंट साहब, एक सवाल अभी ये भी उठाया शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि क्यों इससे पहले किसी ने नहीं सोचा कि ये गाथाएं, ये शौर्य की कहानियां देश दुनिया को पता होनी चाहिए। नहीं, ये शौर्य की कहानियां, ये गाथा जो है ये ऑलरेडी है। ठीक है, अगर उसको बड़े रूप से ये दिखा रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो जयवीर शेरगिल ने कहा कि हम इसको राजनीतिक तराजू में तोलते हैं, मैं उनको उत्तर देना चाहूंगा कि ये राजनीतिक तराजू में मैंने इसलिए तोलने का प्रयास किया क्योंकि मुझे सवाल वैसा पूछा गया था सौरभ जी की तरफ से। और दूसरी बात, जो 1984 के दंगों की ये बात करते हैं, इनको ये भी याद होना चाहिए, कल तक तो ये कांग्रेस में ही थे। इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भी सरकार है, कि अभी 8 साल से आपकी सरकार है, इससे पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, तो आपने जिसको फांसी पे लटकाना लटका देना चाहिए था। मैं कोई दंगाइयों का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी समर्थन किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगी, श्रीमती सोनिया गांधी जब वहां गोल्डन टेम्पल गई, स्वर्ण मंदिर, बाहर आकर के मीडिया के सामने उन्होंने रिग्रेट शो किया। और ये 84 के दंगे के बाद आज 38 वर्ष हो गए, आप हमारे जख्मों को, सिखों के जख्मों को अब तक कुरेद रहे हो। इसके बाद में हम 3 चुनाव पंजाब के अंदर जीते हैं, 3 चुनाव हम दिल्ली के अंदर जीते हैं। क्या वो सिखों की वोटों के बिना हम जीत गए हैं? चलिए सर, मैं जैसा आपने भी शुरुआत में कहा था, शेरगिल जी ने भी कहा, आप दोनों हैं पॉलिटिशियन, लेकिन आप सबने कहा कि आज का मौका राजनीतिक बात करने का नहीं है। तो आपका धन्यवाद करते हुए वक्त इतना ही था। आप लोग आज कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हम भी यही कहना चाहेंगे कि कुछ तारीखें जो हैं वो इतिहास में दर्ज होती हैं, उसके कुछ मायने होते हैं। जब उनका कोई दिवस, उनको कुछ नाम दिया जाता है, जैसे आज हम बाल वीर दिवस मना रहे हैं, तो उसके पीछे कोई मकसद है। उस मकसद को पहचानें, हम ये सोचें कि साहिबजादे कौन थे, उनके बारे में अगर हम पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, जानने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो कामयाबी होगी ऐसे आयोजनों की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।